बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस मालिक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और दयावान है। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेहमानान और यहाँ मेरे सामने मौजूद मेरे बुज़ुर्गों, बहनों और भाइयों और नौजवान दोस्तों, आप सबकी खिदमत में सलाम व आदाब। इस वक्त हमारा मुल्क जिस दौर से गुज़र रहा है कि अब हमें ये बात करनी पड़ रही है यहाँ कि हमारा मुल्क जो जमहूरी मुल्क कहलाता है, ये वाकई जमहूरियत है या कुछ और। और अब तो ये बात खुलकर वाज़ेह हो गई है, सामने आ गई है कि जमहूरियत का सिर्फ नाम बचा है, मुखौटा बचा है। असल में जो ताकतें इस वक्त हुकूमत में हैं, उनका फासिस्ट चेहरा जिसे सब जानते थे और जानते हैं, अब वो खुलकर सामने आ गया। (1857) में आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई। 90 साल बाद आज़ादी की दूसरी लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंची और मुल्क आज़ाद हुआ। आज़ाद हुआ मगर टुकड़ों के साथ आज़ाद हुआ। ये फासिस्ट ताकतें समझती थीं कि मुल्क के टुकड़े अगर हो जाएंगे तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना शायद आसान हो जाएगा। लेकिन भारत की समझदार जनता ने उनका वो मंसूबा 1947 में कामयाब नहीं होने दिया। आज जो लड़ाई है वो भी एक आज़ादी की तीसरी लड़ाई है और ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। आज़ादी का तीसरा फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो चुका है, फ्रीडम स्ट्रगल, और ये है इस मुल्क को फासीवादी ताकतों से आज़ाद कराना। ये फासिस्ट रुझान अब सिर्फ रुझान नहीं रहा, बल्कि अब अमलन हम रोजमर्रा इस बात को देख रहे हैं। आज़ादी के बाद सिर्फ एक साल के अंदर 1948 30 जनवरी महात्मा गांधी की हत्या हुई। वो साफ तौर पर उस फासिस्ट तरीके का इजहार था जिसने इस देश के, जिसे राष्ट्रपिता कहा जाता है, उसकी हत्या की। वो सबसे बड़ा फासिस्ट एक्ट था और सबसे बड़ा और आज़ाद हिंदुस्तान में पहला टेररिस्ट हमला था। टेररिज्म की शुरुआत उसी वक्त हो चुकी। मोहतरम दोस्तों, बहनों और भाइयों, हमारे देश के सामने बराबर चैलेंजेस आए। आज़ादी के बाद तकरीबन 30-35 हज़ार फिरका वाराना फसादात हुए। मुल्क की फिजा को खराब करने की कोशिश की गई, नफरतें फैलाने की कोशिश की गई और ख़ासतौर से मुसलमानों, माइनॉरिटीज़ और कमज़ोर तबकात को जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 1975 में एक और बड़ा चैलेंज मुल्क के सामने आया
और वो था 1975 की इमरजेंसी। डिक्टेटरशिप की तरफ मुल्क जाने लगा था, लेकिन हमारे देश की जनता, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जिस तरह उन्होंने मुल्क को आज़ाद कराया, कुर्बानियाँ दी, एक साथ लड़े, मिलजुल कर अपनी मजहबी और तहजीबी और लिसानी अपनी पहचान को बनाए हुए, अलग अलग आस्थाओं के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग मुल्क की आज़ादी के लिए जिस तरह लड़े थे, 1975 में भी उस डिक्टेटरशिप के रुझान के खिलाफ मुल्क जमा हो गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस लड़ाई में ये फासिस्ट लोग अपना चेहरा बदल कर उस लड़ाई में घुस गए, उसका पूरा फायदा उठाया। 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई। वो एक मस्जिद की शहादत नहीं थी, वो इस मुल्क के दस्तूर और इस मुल्क की जो बुनियादें हैं, सेकुलर और डेमोक्रेटिक बुनियादें, उन पर बड़ा फासिस्ट हमला था। अफसोस की बात, आवाजें उस वक्त भी उठी, मगर ये ताकतें बराबर आगे बढ़ती रहीं। वो पार्टी जिसने मुल्क पर सबसे ज्यादा हुकूमत की, जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहती है, ये बात अच्छी तरह वाज़ेह है कि अगर वो पार्टी चाहती तो अगर वो अपने सेक्युलरिज्म की बुनियादों पर मजबूत रहती और इन फिरका परस्त और फासिस्ट कुव्वतों को अगर वो उभरने न देती, तो आज इस मुल्क को ये हालात देखने नहीं पड़ते। आज वो पार्टी खुद अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि उन्होंने सेक्युलरिज्म का चोला तो ओढ़ा, मगर वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलते रहे। इस मुल्क में कितने बड़ी बड़ी वाकयात हुए। आसाम में नेली का कत्लेआम, मेरठ और मलिहाना, और भागलपुर, और ईसाई भाइयों पर हमले कंधमाल में, 1984 में हमारे सिख भाइयों पर हमले, ये तमाम की तमाम चीजें उसी एक मंसूबा और एक रुझान और उसी एक सोच की पर अमल करने वाले लोगों की फासिस्ट जो टेंडेंसीज हैं, ये तमाम की तमाम एक साथ जुड़ी हुई। 2002 में गुजरात, पूरी दुनिया ने देखा हमारे मुल्क की छवि और हमारे मुल्क की तस्वीर बराबर खराब होती जा रही है। और आज ये हमारी बदकिस्मती है कि वो ये ताकतें आज हुकूमत में हैं, मरकज में भी और कई स्टेट्स में भी, और उनका मंसूबा ये है। हमारे मौजूदा वजीर आजम ने तो उसी वक्त ऐलान किया कि हमें 10 साल दीजिए। गोया वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने, और आज भी जो मंसूबे बना रहे हैं, जो बजट पेश कर रहे हैं, उसमें भी कि इसका नतीजा 2022 में आएगा। लेकिन इन फासिस्ट ताकतों और कुव्वतों की जो हड़बड़ाहट और बौखलाहट और जो हरकतें इस वक्त ये कर रहे हैं, और जिस तरह अपनी मुखालिफ आवाज़ों को ये दबा रहे हैं, और जो इनके खिलाफ बोलता है उसे वो देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही कहते हैं, किसी को टेररिस्ट करार दे देते हैं, और किसी को नक्सलाइट और माओइस्ट के नाम पर उन पर हमले करते हैं। जुल्म हुकूमतों की उम्रें कम कर देता है।
ये हाकिमों को याद रखना चाहिए कि जब जुल्म बढ़ता है तो उस हुकूमत की उम्र कम हो जाती। इस दुनिया का मालिक, इस कायनात का खालिक जुल्म और तकब्बुर और घमंड को बर्दाश्त नहीं करता। इस जमीन पर फिरौन आए, फिरौन के लश्करों ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, कमजोरों को दबाया और कुचला, लेकिन आखिरी अंजाम भी मालूम होना चाहिए इन फिरौनों को कि वो दरिया में डुबो दिए गए, उनकी मौत को इबरतनाक बना दिया गया। आज जो ताकतें मरकज में हैं, हुकूमत में हैं, वो जर्मनी और हिटलर और मुसोलिनी को अपना नमूना और आदर्श मानती, लेकिन उनको ये भी याद रखना चाहिए कि उस राह पर चलकर जर्मनी का क्या हाल हुआ और उस राह पर चलकर इनके आदर्श हिटलर और मुसोलिनी के जिंदगी के आखिर किस अंजाम तक वो पहुंचे, उस अंजाम को भी इन ताकतों को याद रखना चाहिए। भारत की जनता ने हर मौके पर इत्तेहाद और यूनिटी का मुजाहरा किया। पिछले दिनों हमने देखा दादरी में अखलाक का कत्ल हुआ, उनकी फैमिली पर हमला हुआ, और जब यह हुकूमत 2014 मई में इक़्तिदार में आई तो सबसे पहला फासिस्ट हमला जो हुआ वो पूना में मोहसिन शेख पर हुआ, शहीद किए गए। और उसके बाद हमने देखा कि प्रोफेसर कुलबर्गी, पंसारे, दाभोलकर और रोहित वेमुला, सुसाइड कहा जा रहा है मगर इट वाज ए मर्डर। लेकिन हमने ये भी देखा कि भारत की जनता और भारत की आवाम अब अंगड़ाई ले रही, इत्तेहाद का मुजाहरा कर रही है। इन लोगों की हत्याओं के बाद और दादरी के वाक़े के बाद यहाँ के समझदार और जिम्मेदार लोगों ने अपने अवार्ड वापस किए, सड़कों पर आए, एक मुजाहरा किया और ये बता दिया कि ये मुल्क उन राहों पर जाने की हम इस मुल्क को इजाजत नहीं देंगे। और हमने अभी देखा कि एनयू के मामले में पूरा मुल्क एक हो गया, पूरे मुल्क ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया और आखिरकार फासिस्ट ताकतों को मुंह की खानी पड़ी। जो चाल चली वो नाकाम हुई और हम तो अल्लाह पर यकीन रखने वाले लोग हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं कि सच्चाई ही गालिब आकर रहेगी। फकुल जाल हक वज़ाकल बातिल, हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल तो मिटने ही के लिए है। झूठ ज्यादा देर चलता नहीं, नफरत की बुनियाद पर ज्यादा देर आप सियासत नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की आवाम बेदार है और इसीलिए ये फासिस्ट ताकतें शायद जल्दी में है, हड़बड़ाहट में है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि 2019 तक शायद, जैसा ये सोच रहे थे कि हम बहुत आगे तक हुकूमत करेंगे, इनको ये लग रहा है कि जो कुछ करना है जल्दी से कर लो, शायद दोबारा मौका ना मिले। ये इस बात की अलामत है कि ये घबराहट में है, हड़बड़ाहट में है और जल्दी से इस मुल्क को उस राह पर ले जाना चाहते हैं जो तबाही का रास्ता है। हमें अफसोस है कि आज इन लोगों की वजह से हमारे मुल्क की तस्वीर दुनिया में खराब हो रही है, दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है। ये हिंदुस्तान कैसा मुल्क है, किस रास्ते पर जा रहा है। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए ये अर्ज करना चाहता हूं, जिस तरह हमने आजादी की लड़ाई एक साथ लड़ी, जिस तरह हमने 1975 में डिक्टेटरशिप के खिलाफ को शिकस्त दी, इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क
इस चैलेंज का, इस फासिज्म का भी इंशाअल्लाह कामयाबी के साथ मुकाबला करेगा और ये मुल्क ये साबित कर देगा कि इस मुल्क में अमन, चैन, भाईचारा, आपसी प्रेम और मोहब्बत, एक दूसरे के लिए बराबरी और तमाम लोगों के हुकूक पहचानना, ये जो दस्तूर की, हमारे दस्तूर की बुनियादें हैं, इन्हीं बुनियादों पर ये मुल्क कायम रह सकता है। जमात इस्लामी हिंद इस बात को महसूस करती है और ये अपील भी करती है मुसलमानों से भी और आम हिंदुस्तानियों से भी कि आइए हम सब जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं, मजलूम के साथ खड़े हो जाएं। जुल्म किसी पर भी हो, चाहे दलित पर जुल्म हो, चाहे महिलाओं पर अत्याचार हो, चाहे ईसाइयों पर जुल्म हो, चाहे किसी पर भी जुल्म हो, हम मजलूम के साथ खड़े हो जाएं, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं। अगर हम मजलूम के साथ और जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो हम मेजॉरिटी में आ जाएं, क्योंकि जुल्म करने वाले बहुत थोड़े हैं और पूरा मुल्क मजलूम। मैं मुसलमानों से खास तौर से आखिर में ये बात अर्ज करता हूँ, हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारा अकीदा हमें इस बात के लिए आमादा करता है कि हम सिर्फ अपने मसाइल के लिए फिक्रमंद ना हो, अपनी परेशानियों से सिर्फ परेशान ना हो, बल्कि हम आवाम के, मजलूमों के, महरूमीन के, पसमानदा दबे कुचले लोगों के और मजलूमीन के, उनके हुकूक के लिए अगर हम खड़े हो जाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी होगा और हमें उम्मीद है कि हमारा ये मुल्क अजीज़ इंशाअल्लाह ताला इस चैलेंज से भी कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगा और ये फासिस्ट ताकतें और कुव्वतें जो ख्वाब देख रहे हैं, इंशाअल्लाह वो ख्वाब कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।